हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की हम। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 मई, 26 मई, 1 जून, 2 जून। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 1 जून। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो इस दिन वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम मनाते हैं इसे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह दिन डेयरी सेक्टर से जुड़े गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए अवसर प्रदान करता है। अब यहाँ पे बात हुई है दूध की, तो दूध के बारे में आपको हम बता दें कि दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B2, पोटेशियम, आयोडीन आदि पाए जाते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, खाद्य खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब FAQ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम है, इसका जो संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र में है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। और यह जो है 194 इसके सदस्य हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना लागू की है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। जीवन ज्योति योजना, अटल सुरक्षा योजना, माई लाइफ माई योगा योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, माई लाइफ माई योगा। यह वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। और यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और ICCR मतलब भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास के रूप में आयोजित की जाएगी। और यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। अब यहाँ पे बात की गई है ICCR के बारे में हम आपको बता दें। तो ICCR की जो स्थापना हुई थी वो 9 अप्रैल 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके संस्थापक अबुल कलाम आज़ाद जी, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और 1992 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, इन्होंने ही देश को IIT, IIM और UGC जैसे संस्थान दिए। और इसके अध्यक्ष विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे जी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, पुणे, बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुणे। ठीक, पुणे में चौथा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब आपको बता दें कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन था ये 6 से 8 मार्च को आयोजित किया गया था। और यह 3 दिवसीय चौथा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन था। ठीक, और आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि यह जो है चेलाराम मधुमेह शिखर संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेलाराम मधुमेह संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। और CDI लगातार 3 वर्षों से डायबिटीज़ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ समिति आयोजित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने CDI की चर्चा की, तो CDI का मतलब चेलाराम डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 1932, 1990, 1931 और 1930। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है 1932।
1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे हमने बात की है तृतीय की, तो आपको हम बता दें कि ये जो है जो सम्मेलन था, ये 3 सम्मेलन हुए, जिनमें कि पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सम्मेलन किया क्यों गया। तो आपको हम बता दें कि 1930 से 1932 तक ब्रिटिश नेताओं द्वारा भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो जिसमें हम चर्चा करते हैं, पहले हम अपने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में किया गया, जिसमें 58 राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक, अब द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ, इसे हम सेटअप डे के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है 1931 में हुआ, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल इस सम्मेलन में ही भाग लिया, और इसके साथ साथ जो अन्य नेता भाग लिए थे वो भीमराव अंबेडकर, जिन्ना, सरोजनी नायडू और जो रियासतें थी वो जो है उन्होंने भाग लिया। और तीसरे सम्मेलन में, जहाँ जो कि इस प्रश्न के बारे में पूछा गया है तीसरे सम्मेलन में, तो तीसरा सम्मेलन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1932 को हुआ। इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसका कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत की विशेषता किस उपन्यास में थी। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, देवी चौथुरानी, दुर्गेश नंदिनी, सेवा सदन और आनंद मठ। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है आनंद मठ, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अब हम आनंद मठ के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ जो है एक राष्ट्रीय गीत उपन्यास में चित्रित किया गया है, और बाद में इसे वंदे मातरम की धुन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। ठीक, आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। दुर्गेश नंदिनी 1865 में और कपाल कुंडला 1866 में इनके पहले प्रकाशन थे, और उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं जो कि चंद्रशेखर और रजनी थी। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे ये क्वेश्चंस बन सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। पंचमढ़ी, हथनोरा, पटना, संगना कुल्लू। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है हथनोरा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब आपको बता दें कि पूर्व ऐतिहासिक भारतीय स्थलों हथनोरा में एक होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली थी, और होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन वर्ष से अधिक जीवित रहा, और इसने हमारे सभी मानव रिश्तेदारों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहा। ठीक, अब आपको और एक चीज़ बता दें कि होमो इरेक्टस का जो टूटा हुआ खोपड़ी का नमूना भारत में पहली और एकमात्र अपनी तरह का है। अपनी तरह का मतलब जैसे मानव शरीर का है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा सक्कारा कहाँ है, या आप इसे कह सकते हैं कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इज़राइल, मिस्र, सीरिया, लेबनान। तो आपका जो सही आंसर है वो है मिस्र, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब आपको बता दें कि हाल ही में मिस्र ने 14 साल की बहाली के बाद पहले निर्मित पिरामिड जोसर, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जो पहला निर्मित पिरामिड था वो जोसर, उसके पिरामिड को फिर से वो खोल दिया गया। 1992 में भूकंप के दौरान पिरामिड को गंभीर क्षति हुई थी, और 2006 में जीर्णोद्धार शुरू हुआ, और यह टूटने की कगार पर था, इसलिए इसका जो है फिर से 2006 में जीर्णोद्धार शुरू किया गया। यह मोफिस की शाही राजधानी के बाहर काहिरा से 24 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में सक्कारा पुरातात्विक स्थल पर स्थित है, और साथ ही साथ डेजोसर
पिरामिड दुनिया का सबसे पुरानी स्मारकीय पत्थर की इमारत है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अब यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में बन सकता है कि ये जो है विश्व धरोहर स्थल है, और जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको जोसर की पिरामिड और डायजोसर पिरामिड दुनिया की सबसे पुरानी स्मारकीय पत्थर की इमारत है। ये 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे प्रमुख हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कार्बन सिंक है? घास के मैदान, मिट्टी, सागर, मूंगे की चट्टान और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। मतलब घास के मैदान, मिट्टी, सागर और मूंगे की चट्टान ये सभी प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं। अब आपको बता दें कि 3 प्रमुख प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं इसमें, जो कि पौधे, मिट्टी और महासागर हैं। और दुनिया भर में पाए जाने वाले अन्य प्राकृतिक जो कार्बन सिंक हैं उनके भी नाम हम बता दे रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। घास के मैदान, कृषि भूमि, उत्तरी बोरियल वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पास दलदल, मीठे पानी की झीलें और आर्द्र भूमि, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि समुद्री घास के बिस्तर, केल्प वन, नमक दलदल और मूंग की चट्टानें, ये सभी अन्य कार्बन सिंक हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कार्बन सिंक की। तो कार्बन सिंक के बारे में हम जान लेते हैं। कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ मात्रा में कार्बन युक्त रासायनिक अवयवों का भंडारण करता है। कार्बन सिंक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने की प्रक्रिया कार्बन प्रच्छादन के रूप में जानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ग्रह के पास एक नया क्षुद्र ग्रह खोजा गया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, बृहस्पति, अरुण, मंगल और शनि। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बृहस्पति। अब आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों ने हाल ही में एक दुर्लभ अंतरिक्ष पिंड की खोज की है। इस क्षुद्र ग्रह को 2019 LD2 नाम दिया गया है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ ये नोट कर सकते हैं आप, इस क्षुद्र ग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो इस क्षुद्र ग्रह को 2019 LD2 नाम दिया गया है। ठीक, और इसमें एक क्षुद्र ग्रह की तरह एक कक्षा और धूमकेतु की तरह एक पूंछ है। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है। इस क्षुद्र ग्रह की खोज एटलस के द्वारा की गई। एटलस का मतलब, इसका पूरा नाम हम आपको बता दें तो एस्टेरॉयड टेरेस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम है। ठीक, इसके द्वारा इसकी खोज की गई और इसका जो निष्कर्ष निकला वो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष बृहस्पति ट्रोजन की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में बर्फ है और अब तक इसकी सतह के नीचे बर्फ की उपस्थिति के बारे में कोई सबूत नहीं था। तो इसका कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की मृत्यु पर अमेरिका ने ब्लैक लाइव्स मैटर सामने आ गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जॉर्ज फ्लॉयड, जॉन फ्लॉयड, जॉर्ज स्मिथ और कैरी लियो। तो सही आंसर जो है आपका वह है जॉर्ज फ्लॉयड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। जॉर्ज फ्लॉयड 46 साल के एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति थे और इनकी मृत्यु कब हुई तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु उस समय हुई जब इन्हें मिनीसोटा के मिनियापुलिस ने गिरफ्तार किया था और एक दुकान के पास गिरफ्तार किया था और इसकी वजह से देश में अशांति उत्पन्न हो गई थी। जॉर्ज फ्लॉयड ह्यूस्टन के थे और कई वर्षों से मिनियापुलिस में रह रहे थे। ठीक, कोविड-19 महामारी के कारण वह बेरोजगार हो गए थे। और यहाँ पे आपको बता दें कि ब्लैक लाइव मैटर, यहाँ पे बात हुई है ब्लैक लाइव मैटर की, कि ब्लैक लाइव मैटर सामने आया था। तो ब्लैक लाइव मैटर के बारे में जान लेते हैं। काले लोगों के प्रति हिंसा और नक्सलवाद के खिलाफ यह एक आंदोलन है। 2013 में शुरू हुआ था।
यह आंदोलन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी फैल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम अपने वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चंस हम शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इसका आप फटाफट आंसर दीजिएगा, खुद से सोचना है। और आप इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? असम का, मेघालय का, मणिपुर का, केरल का? यहाँ पे आपसे पूछा गया है मे दम मे फाई। ठीक, जैसा कि नाम ही कुछ अजीब सा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये किस प्रदेश का त्यौहार है? यह जो है आपका जो सही आंसर है वो है असम। असम का यह एक त्यौहार है। ठीक, इसे हम ताई आहोम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुथचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है? आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरला। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? तो यहाँ पे जो आपका चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को नियुक्त करता है। और आपको यह बता दें कि हम यह भारत की धरोहरों और स्मारकों की देखरेख के लिए, देखभाल के लिए इन्हें बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, पद्मसंभव, मैत्रेय, अवलोकित अवलोकितेश्वर और अश्वघोष? तो यहाँ पे इन चारों में से आपका आंसर कौन सा सही हो सकता है? यहाँ पे जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पद्मसंभव। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? यह भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, वर्ष 1978 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1986 में? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो सकता है वो कौन सा है? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, वर्ष 1969 में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, पारसी, ईसाई, याहूदी और सिख? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंध रखता है या किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर फटाफट सोचिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पारसी। ठीक, पारसी धर्म से टावर ऑफ साइलेंस भारत में संबंध रखता है। अब
आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।